नमस्ते बच्चों। आज हमारा जो लेसन था बस की यात्रा, उसका जो आधा लेसन हमने पढ़ लिया, आधा बचा हुआ था, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। अब बस को जैसे ही चलता देखा, लेखक को आश्चर्य हुआ। लेखक कहता है कि वाकई में बस तो चलने लगी और उसे देखकर ऐसा लगा कि जैसे गांधी जी के समय में अपने देश को आज़ाद कराने के लिए जो आंदोलन चलाए गए थे, उस समय यह अवश्य जवान रही ही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, अर्थात उसे उस जमाने में ट्रेनिंग मिल चुकी थी, मतलब वह चलने में इस तरह से अच्छी थी। भले वह इतनी खराब हो गई थी, फिर भी वह अच्छे से चल रही थी। इसलिए लेखक ने कहा है, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। सहयोग यानी सहायता करना, असहयोग यानी सहायता नहीं करना। तो हर हिस्सा, बस का जो हर हिस्सा था वह एक दूसरे से असहयोग कर रहा था, मतलब वह तालमेल नहीं बिठा पा रहा था। हर हिस्सा इधर उधर हिल डुल रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, मतलब जो सीट थी वह बस की बॉडी से असहयोग कर रही थी, उनकी कोई सहयोग नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बस जैसे चलती सीटें इधर उधर खिसक रही थी, बहुत ज़्यादा उछल रही थी। उसके कहीं पुर्जे वगैरह, स्क्रू वगैरह थे, वे भी एक दूसरे से अलग हो रहे थे। इस तरह से वे एक दूसरे का कोई सहयोग नहीं कर पा रहे थे। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागे जा रही है। अब लेखक कहता है कि कभी तो लगता कि सीट है, जो हमारी बॉडी, जो सीट है वह बस की बॉडी को छोड़कर आगे निकल रही है, तो कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे जा रही है। इस तरह से उस बस में खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है। इस तरह से इतनी उस बस में बैठने से हमें उछल कूद हो रही थी, मतलब उसमें बैठे बैठे हम इतने ज़्यादा उछल रहे थे, तो हमें ऐसा प्रतीत तो हो रहा है। इस तरह से लेखक मजाकिया अंदाज में ऐसा कहता है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। जैसे ही 8-10 मील की दूरी हुई, सारे भेदभाव समाप्त हो गए। बस इतनी, मतलब धीरे धीरे चलने लगी, सीटें जीत हो इतनी उछलने लगी, कांच जो बचे हुए थे उसमें से ऐसी खड़खड़ाहट की आवाज़ आने लगी, और इस तरह से हम उस सीट पे बैठे बैठे बहुत ज़्यादा उछलने लगे। अब इसीलिए लेखक ने कहा है कि यह समझ में नहीं आता था कि सीट हम पर बैठे हैं या सीट पर हम बैठे हैं, अर्थात इस तरह से हम उस सीट पर बैठे बैठे उछल रहे थे कि हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हम इस सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक एकाएक यानी एक अचानक बस रुक गई, तो मालूम हुआ कि बस क्यों रुकी है। तो पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया, इस वजह से बस रुक गई है। फिर ड्राइवर ने क्या किया, ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। अब लेखक कहता है, अब तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि ये बस तो चलने वाली है नहीं, और जो बस मालिक, जो हिस्सेदार था, वह भी हमारे साथ यात्रा कर रहा था। तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा आभास हुआ कि इंजन को अपनी गोद में निकाल के रख लेगा, जैसे उस बाल्टी में जो नली डाली गई है, उस पेट्रोल को इंजन तक भेजा जा रहा है, वह उस नली को अपनी गोद में इंजन रख के उसके मुंह में डालेगा। अर्थात ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई स्त्री अपने बच्चे को अपनी गोदी में लिटाकर उसे दूध की शीशी से दूध पिलाती, ऐसा मुझे आभास हुआ। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। अब बस चलने लगी, मतलब स्पीड से चलने लगी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। जैसे बस चलने लगी, लेखक कहता है, मुझे किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था, क्योंकि वह कभी भी टूटकर अलग हो सकता था, ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस टकरा जाएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। अर्थात अब लेखक ने कहा है कि जैसे ही बस की रफ्तार बढ़ी तो मुझे उससे डर लगने लगा, क्योंकि उसका कोई भी पार्ट, कोई भी हिस्सा उस बॉडी का सहयोग नहीं कर रहा था। और तो और कहीं भी उसका अचानक से ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग भी टूट सकती, मतलब सबकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी। और लेखक कहता है, फिर भी प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने, यानी खिड़की से बाहर देखने पर जो प्रकृति के जो दृश्य थे वे अत्यंत लुभावने लग रहे थे। वहाँ पर
कई तरह के पेड़ पौधे थे, उन पर बैठे पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी और इस तरह से वह दृश्य मन को आनंदित करने वाला था। लेखक फिर कहता है कि मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, क्योंकि यदि यह बस इस पेड़ से जाके टकरा जाएगी तो कहीं हमारी मृत्यु न जो है, कहीं हमें चोट न लग जाए, इस वजह से मैं डरता था। और जैसे ही एक पेड़ निकलता तो दूसरे पेड़ के आने का इंतजार करता कि यह भी धीरे धीरे सही सलामत इसको टकराए बिना ये बस निकल जाए। झील दिखती तो सोचता कि इसमें वह बस गोता लगा जाएगी, मतलब इस झील के अंदर तो बस गिर ही जाएगी और डूब जाएगी। इस तरह से मैं डरते डरते उस बस में बैठ के यात्रा करने लगा। एकाएक अचानक से फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया था तो व्यायान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अब लेखक कहता है कि बस अचानक से फिर रुक गई और अंधेरा हो चुका था। चांद की दुधिया रोशनी में वह बस इस तरह से लग गई थी जैसे कोई वृद्धा अत्यंत थक कर अब उसकी चलने की उसकी हालत नहीं है, वह बिल्कुल चल नहीं सकती और थक कर बैठ जाती है। इस तरह से वह बस बिल्कुल रुक गई थी। अब मुझे लगा कि यदि यह ठीक नहीं हुई तो हम यहाँ से किस तरह जाएंगे, इस तरह से। और मुझे उसकी हालत देखकर उस पर दया आने लगी कि बेचारी इतनी इसकी कंडीशन इतनी ख़राब है, फिर भी हम इस पर लदे हुए इस पर बैठकर सवार होकर हम यहाँ तक आए। इस तरह से मुझे उस बस की स्थिति देखकर उस पर ग्लानि होने लगी, उस पर पश्चाताप होने लगा और मुझे उस पर दया आने लगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। जो बस मालिक का जो कंपनी का हिस्सेदार था उसने इंजन को खोला, उसमें कुछ उसने सुधारने की कोशिश की। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई। अब बस जिस रफ्तार से चल रही थी उससे भी कम रफ्तार से चलने लगी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी और ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई वृद्धा होती है, वृद्ध स्त्री होती है और उसे दिखाई नहीं देता और टटोलकर धीरे धीरे रास्ते में चलती है। इस तरह से बस भी अब धीरे धीरे चलने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बेचारी रेंगती हुई धीरे धीरे जा रही, से कुछ दिख नहीं रहा है। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। अब लेखक ने यहाँ मजाकिया अंदाज में कहा है कि जैसे ही कोई वाहन या साधन आता तो बस ड्राइवर उसे अचानक से उसे एक साइड में खड़ा कर देता और उससे आगे निकलने की इजाज़त दे देता। अर्थात ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे बस ही कह रही कि मैं तो बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ और तुम अभी तो जवान हो, तो तुम फर्राटे बन चलते हुए यहाँ से निकल जाओ। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, अर्थात वह टायर पंक्चर हो गया। बहुत जोर से हिलकर थम गई बस। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नदी में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार बड़े प्यार से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर रखकर बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। अब लेखक कहता है कि जो बस कंपनी का जो हिस्सेदार था वह भी इसी बस से यात्रा कर रहा था, तो मुझे उसको देखकर उस पर बहुत भी दया आई, क्योंकि ये इस बस की पूरी हालत जानता है, इसके टायरों की स्थिति जानता है, फिर भी अपनी जान जोखिम में डालकर ये इस बस से यात्रा कर रहा है। इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, अर्थात यह इस तरह से अपनी जान दांव पे लगा रहा है तो इससे बढ़िया तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मारे जाते। तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिया, मर गया पर टायर नहीं बदला। अब यहाँ पर लेखक ने और व्यंग्य करते हुए कहा है कि वह बस कंपनी का जो हिस्सेदार था उसने अपने प्राण त्याग दिए, अर्थात वह इस तरह से दुर्घटना में मारा गया, लेकिन उसने बस का एक टायर नहीं बदला और उसने सारे लोगों की जान को इस तरह से सारे लोगों के प्राणों का उसने अंत करवा दिया।
भगवान भी यही सोचेंगे उसके बारे में। दूसरा, घिसा टायर लगाकर बस फिर चली, और फिर बस का जो ड्राइवर था उसने दूसरा घिसा हुआ टायर था उसे लगाया और बस फिर से चलने लगी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि अब समय पर नहीं पहुंचा जा सकता। हमने हमारी जो उम्मीद थी बिल्कुल छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, और यहाँ तक कि हमने तो कभी पन्ना पहुंच ही नहीं पाएंगे ये हमने तो सोच लिया था, अर्थात वहाँ पहुँचते पहुँचते तो अवश्य हमारा अंत हो जाएगा। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब लेखक कहता है कि पन्ना तो क्या, मैंने तो किसी भी स्थान पर पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इसे सीधे इस लोक के प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। लेखक कहता है इस तरह से हम मित्रों ने हंसी मजाक करते हुए कहीं भी जाने की इच्छा छोड़ दी कि जिंदा रहेंगे तो किसी स्थान पर जाएंगे। यह बस तो ऐसी है जो हमें किसी स्थान पर पहुंचाने से पहले ही हमारा अंत अवश्य हो जाएगा। इस तरह से लेखक और उनके मित्रों में मजाक शुरू हो जाती है, और इस तरह से लेखक हरिशंकर परसाई ने यह व्यंग्य करते हुए यह पूरी बस की यात्रा के बारे में वृतांत सुनाया है। अब ये प्रश्नोत्तर है बेटा, ये प्रश्नोत्तर भी आप सोल्व कर लें होमवर्क की कॉपी में और इसे याद करें। ओके, धन्यवाद। अगली क्लास में अगला लेसन पढ़ेंगे।